एक घंटे फालतू खाए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स नाम का चैप्टर। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी और इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास जनरली दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप बोलते हो एल्काइल मेटल्स। उनमें फिर आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है। जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे उनमें आ रहा था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। पहले वाले ग्रुप के अंदर मैंने उसका फ्रेंडशिप का नाम लिया और दूसरे ग्रुप रेडियम का नाम लिया। ये दोनों नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो रेडियोएक्टिव हैं, उनसे अपना ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ते नहीं। ठीक है। कल मैंने ये बोला था कि हम दोनों ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था पहला ग्रुप जिसे आप बोलते हो दी एल्केली मेटल्स। ठीक है। अब आप इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखो आपको कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। तो कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और इनका एटॉमिक नंबर भी। साथ में आपको सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। कोई एलिमेंट ऊपर नीचे मत कर देना, उससे गलती हो सकती है। ठीक है। ग्रुप 1 वाले जो होते हैं हमारे, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम होता है 2s1, सोडियम होता है 3s1, फिर 4s1 पोटेशियम, 5s1 रुबिडियम, 6s1 सीजियम। तो शेल नंबर चेंज होगा लेकिन लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आएगी एटॉमिक और आयनिक रेडियलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं आपको इकट्ठी इसलिए बता रहा हूं, दोनों का सेम ट्रेंड है। जो ट्रेंड हमें एटॉमिक रेडियलिटी का मिलेगा वो सेम ट्रेंड हमें आयनिक रेडियलिटी का मिलेगा। ठीक है। अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आता है। अब मैं ये बता रहा हूं तो आपको थर्ड चैप्टर थोड़ा थोड़ा आता है, उसमें भी यही बातें करनी होती है। ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियलिटी हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम ये बताना है जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज कैसे वेरी करता है ग्रुप के अंदर। जब आप लिथियम से सोडियम आओगे, सोडियम से पोटेशियम आओगे, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, तब आपको ये बताना है कि इनका साइज कैसे वेरी करता है। ठीक है ना। इनका साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता है तो क्या वो रेगुलरली इंक्रीज होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो क्या वो रेगुलरली डिक्रीज होता है। कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। ये सब बातें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन।
ठीक है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, alkali metals have largest atomic or ionic radii in their respective periods. Largest atomic or ionic radii in their respective periods. वैसे तो मुझे ग्रुप की बात करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं ग्रुप की बात बाद में करूंगा, फर्स्ट ग्रुप की बात। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स की। ये कौन सा पीरियड एलिमेंट है? सेकंड। ये कौन सा पीरियड एलिमेंट है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और फिर फ्रैक्शन के लिए सेवंथ, है ना। तो मैंने ये बोला इस पॉइंट के अंदर, लिथियम अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है। मतलब जो हमारा सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड में लिथियम तो आ ही रहा है। लिथियम के अलावा और कौन आ रहे हैं? बेरिलियम आ रहा है, बोरोन आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो 8 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उन सभी एलिमेंट्स में से सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज या आयनिक साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कंपेयर करो, पूरे पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़े साइज के। अब तो मैंने 6-7 एलिमेंट्स पे एग्जांपल लिया था। जैसे मैंने बोला था लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो सिर्फ 7 एलिमेंट कंपेयर किए। आप फोर्थ पीरियड में आ जाओ। फोर्थ पीरियड में हम करते हैं कम से कम भी 16 एलिमेंट्स को कंपेयर। तो जब आप 16-17 एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, उनमें सबसे बड़े साइज किसका आएगा? ग्रुप 1 वालों का, यानी कि पोटेशियम का आएगा। हर एक एलिमेंट का अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे बड़ा। समझ गए ना? जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। पोटेशियम के बाद आएगा हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट है। इसके बाद पी ब्लॉक वाले भी आएंगे। पी ब्लॉक वाले मैंने भी लिखे नहीं, तो पी ब्लॉक वाले भी 5 जोड़ लो। वैसे तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, पर मैं नोबल गैसेस को नहीं जोड़ रहा। नोबल गैसेस में आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। नोबल गैसेस के अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं? वैन वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। मैंने थर्ड चैप्टर में बताया, वो स्पेशल उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ते। तो अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज इनका होता है। ठीक है ना? ये तो हो गया दूसरों से कंपैरिजन। जो दूसरे ग्रुप है हमारे, बाकी के जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ मैंने कंपैरिजन किया। मेन जो कंपैरिजन है वो कौन सा है? खुद के साथ। जब मैं सेम ग्रुप की बात करूंगा, सेम ग्रुप में मैंने ये देखा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑफ group 1 elements increases down the group. ये हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्व किया हमने? जैसे जैसे हम हमारे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बोल लो या आयनिक रेडियस बोल लो, दोनों का सेम ट्रेंड रहेगा। दोनों के वैल्यू में इंक्रीज आता है। मतलब चाहे लिथियम है, चाहे लिथियम का आयन है, अपने ग्रुप में इनका साइज सबसे छोटा है। लिथियम से बड़े साइज का है सोडियम, सोडियम से बड़े साइज का है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम और सीजियम से बड़ा होता फ्रांशियम। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब टॉप टू बॉटम जाने से ऐसा क्या होता है कि साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो हमने ये देखा, टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं ना, पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। पीरियड नंबर चेंज होने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रही है। तो इसके पास होती है टोटल, इसके पास होती है टोटल 2 शेल्स, लिथियम के पास होती है टोटल 2 शेल। तो ये बीच में आ गया न्यूक्लियस, पहली शेल और दूसरी शेल। ठीक है, अब इसके सामने मुझे सोडियम बनाना है। सोडियम में कितनी शेल्स हैं? 3। तो जब मैं सोडियम की 3 शेल्स बनाऊंगा,
तो मैंने ये देखा 2 शेल्स को बनाने के लिए जगह कम चाहिए, 3 शेल्स को बनाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 3 शेल्स होंगी उसका साइज बड़ा होगा, तो यही हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। फिर सोडियम से बड़ा कौन होगा? पोटेशियम, क्योंकि इसको बनाने के लिए 4 शेल्स बनानी पड़ेंगी, उसके लिए और ज्यादा जगह चाहिए, फिर 5 के लिए और ज्यादा, 6 के लिए और ज्यादा। दैट्स व्हाई इन सब में से सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। मैं फ्रांशियम का इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ ही नहीं रहा। अगर मैं फ्रांशियम पढ़ रहा होता फिर फ्रांशियम का सबसे बड़ा होता, पर आप कभी भी ऐसा बोलते ही नहीं है क्योंकि रेडियोएक्टिव है। आप जब भी कंपैरिजन करते हो, जब भी आंसर लिख के आते हो तो यही करके लिख के आते हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड रहेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप कंपैरिजन करते हो, जैसे मैंने इन सबका कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने में आपको नेचर सेम लेना होता है। नेचर सेम लेने से मेरा क्या मतलब है, मैं लिथियम पॉजिटिव को सोडियम से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये आयन है, ये एटम है। मैं इसके आयनिक रेडियस को इसके एटॉमिक रेडियस से कंपेयर नहीं करेंगे। या तो हम कंपैरिजन करते हैं सिर्फ एटॉमिक रेडियस का, या हम कंपैरिजन करते हैं सिर्फ आयनिक रेडियस। बात समझ में आ गई? तो इसमें एक ही टाइप का कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं होता कि आप आयनिक को एटॉमिक से कंपेयर करो या एटॉमिक को आयनिक से कंपेयर करो। तो यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूजन तो बता ही दिया कि साइज इंक्रीज होता है, इस कंफ्यूजन का रीजन भी बताना है हमें। तो क्या रीजन आएगा? दिस इज बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप n से डिनोट करते हो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर increases and effective nuclear charge decreases, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी एक्सप्लेनेशन है। पेपर में अगर आप ये लिख के आओगे ना, इसके नंबर मिलेंगे। आप ये तो लिख के आएगी, आप ऐसे बोलते रहे कि साइज बड़ा हो गया, शेल ज्यादा हो गया, कुछ मर्जी बोलते रहे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने ना 12-13 लाइनों में आंसर लिख दिया, 12-13 लाइनों में, और आपने ये वाले 2 फैक्टर बताए नहीं, तो मैं उससे कोई नंबर लिखूंगा वो गलत कर दूंगा, उसका आधा भी नहीं लिखूंगा। आप ना आंसर 1.5 लाइन खत्म कर दो, सिर्फ 1.5 लाइन में, और ये दो रीजन मेंशन कर दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे 3 मार्क्स का। तो केमिस्ट्री में लेंथ मैटर नहीं करती, केमिस्ट्री में कांसेप्ट मैटर करता है। आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात बताओ, बातें चाहे 3-4 लाइन में खत्म कर दो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, और उसमें सारे पॉइंट आने चाहिए, समझ रहे हो ना? आप छोटा करने के चक्कर में अगर कोई पॉइंट मिस कर गए तो जितनी बातें मिस होंगी उसके नंबर कटेंगे, और जो मेन बात अगर आपने वही नहीं बताई फिर चाहे आप 1.5 पेज लिखो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं दूंगा, बाकी टीचर्स की मार्किंग मुझे पता नहीं, वैसे बाकी भी ऐसे करते हैं। क्योंकि आपने कभी अगर ध्यान दिया हो या कभी सुना हो, जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, जब भी बोर्ड के पेपर चेक करने होते हैं तो सीबीएसई जो होता है ना, वो एक साथ में मार्किंग स्कीम भेजता है। तो उस मार्किंग स्कीम में पूरे पूरे आंसर नहीं होते, उस मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स बताए होते हैं। अगर बच्चे ने ये पॉइंट लिखा तो उसको कितने मार्क्स दो, ये पॉइंट लिखा तो कितने मार्क्स दो, उसके अकॉर्डिंग। खैर उसको कोई पता नहीं है, टीचर अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, भी हमें पता है क्या लिखना है, बच्चे ने क्या लिखना हम देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम फॉलो होना तो बच्चों को बहुत नंबर कटेंगे, क्योंकि बहुत रेयरली बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये सब बातें हैं, इसलिए रीजन लिखने से जरूरी है, रीजन बहुत मैटर करती है, कंसेप्ट बहुत मैटर करती है। ये हमारे पास हमारा ट्रेंड था एटॉमिक और आयनिक रेडियस का। 2 बातें बताई मैंने इसमें, एक तो मैंने किया कि अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़े साइज के, अगर मैं पीरियड वाइज कंपैरिजन करूं तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपने पीरियड में सबसे बड़े साइज का होगा। लेकिन जब मैंने ग्रुप वाइज कंपैरिजन किया तो टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी पढ़ लोगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी पढ़ लोगे, दोनों का मतलब सेम है, तीनों का। मैं इसको बोलता हूं आयनाइजेशन और डिनोट करता हूं डेल्टा आई एच। जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स की हो इनको पता होगा, डेल्टा एच सिंबल होता है एंथैल्पी का।
तो ये एंथैल्पी। आयनाइजेशन में तो क्या लगा दिया, आई, जस्ट फॉर द रिमाइंडर, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस की बात की थी ना, वैसे करते हैं। पहले पीरियड में कंपेयर कर लेते हैं अपने अपने पीरियड में का क्या हाल है, बाद में फिर ग्रुप वाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ग्रुप 1 एलिमेंट्स have lowest value of ionization enthalpy in their respective period. Group 1 elements have lowest value of ionization enthalpy in their respective period. मतलब एटॉम ज्यादा नंबर 1 पे थे ना, एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन देने के बदले में जो एनर्जी डिमांड करते हैं बहुत कम एनर्जी डिमांड करते हैं। मतलब जैसे वो होता है ना, आपको बोल देते हैं मेरे तो कहने की देर सुनिए काम कर ही दिया, तो अभी आप सोच ही रहे थे, आप सोच रहे थे यार इलेक्ट्रॉन किससे मांगे, चलो ग्रुप 1 वालों से मांगते हैं। तो अभी आप डिस्कशन ही कर रहे थे, भागे भागे तो ले लो हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से अपन इनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ये थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। समझ में आया? ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम एनर्जी देते हैं तो हमारा खर्चा होता है, जब हम कम एनर्जी देंगे तो हमारा कम खर्चा होगा। तो हम मतलब इंसान का नेचर तो यही होता है, हम कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 बंदे बैठे हैं, एक बंदा दे रहा है 150 किलो जूल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे रहा है 50 किलो जूल में, तो मैं किसके पास जाऊँ? 50 के पास। जब दोनों से मेटल तो सेम भी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, अपना सब्जी वाला काम नहीं होता, ग्लिसरीन तो सस्ती बढ़िया वाली तो महंगी, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि लो क्वालिटी का हाई क्वालिटी का, सारे इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज -1 होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब सबकी क्वालिटी सेम है तो मैं तो उसके पास जाऊंगा जो कम एनर्जी में देगा, उसमें मेरा खर्चा कम होगा। तो फिर जब भी अपने को इलेक्ट्रॉन मांगने होते हैं सस्ते इलेक्ट्रॉन मतलब लोएस्ट एनर्जी पे, तो वो कौन देगा? ग्रुप 1 अपने पीरियड में। जैसे मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड में आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट आ गए। फ्लोरीन सॉरी, तो वो नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस आता है, सॉरी मैं बता रहा हूँ काम खराब हो गया। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लिखा था पहले में, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, सॉरी बीच में ग्रुप 2 के एलिमेंट मिक्स कर दिए थे मैंने। तो एक्चुअल में जो हमारे पीरियड 3 है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स ये वाले हैं। तो अगर मैं इन सबसे इलेक्ट्रॉन मांगूं, मैं कहूंगा यार तुम सारे सारे ना थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो, तुम सबके पास 3-3 शेल्स हैं, तो तुम तीनों उसमें से मुझे सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो वो कौन देगा? सोडियम देगा। समझ में आया? वैसे इसमें एक्सेप्शन है, तो मैंने एक्सेप्शंस बताई थी। कौन सी एक्सेप्शंस बताई थी? एक एक्सेप्शन तो ये है कि, और एक एक्सेप्शन जो है, 2 एक्सेप्शंस थी आयनाइजेशन एंथैल्पी में, थर्ड चैप्टर में बताया था 2 एक्सेप्शंस के बारे में। और चलो इनकी बात करते हैं, अपन जिनकी बात करनी है ना उनको भी आप देख लेते हैं। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अपने पीरियड में सबसे लोएस्ट है। समझ में आ गया? अब ये तो हो गई बात, अब इस बात का रीजन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे लोएस्ट क्यों होती है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ना, तो इनके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो कौन सी बचती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हम सबको पता है जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं उनमें से सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? गैसेस की। अरे उनका नाम ही अपने नोबल गैसेस इसलिए रखा, नोबल का मतलब होता है अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करते। तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। क्यों करते हैं? तो या तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं या उसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और दोनों का मेन रीजन होता है
तो मैं ये बताया था कि इनको जो एनर्जी है वो सबसे कम चाहिए। उसका मैं भी एग्जांपल दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर वो बातें मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे लूज करके ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस की। नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फिर जब वो लूज गेन नहीं कर रहे, इसका मतलब वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो नहीं करेगी। फिर जो रिएक्ट नहीं करते हैं वो स्टेबल होती है। तो ये यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे होंगे, और इन तीन के एग्जांपल से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, या मैं इसको लिख सकता था हीलियम 2s1। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको दो तरह की रिप्रेजेंटेशन बताई थी ना, एक तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन और एक सिर्फ आउटर शेल की रिप्रेजेंटेशन। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर दो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, और जो आउटर शेल होता है उसको शो कर दो। समझ में आया? अब इसको देखो, सोडियम हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें ये जो अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सी है? ये नियॉन की है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? 3s1। सिमिलरली इसके लिखोगे तो क्या आ जाएगी? 2 3 के बाद 4s1, और इससे पहले नोबल गैस आती है R। ठीक है जी। तो सबके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें क्या करना होता है? एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होता है। तो मेरे पास लिथियम था, मैंने इसको एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कर दिया। अब लिथियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कौन से ऑर्बिटल में था? 2s1 में। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s0, मतलब s ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया। फिर जो ऑर्बिटल खाली होते हैं उन्हें हम दिखाते नहीं है। जब हमारा लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगी? हीलियम वाली, यानी कि नोबल गैस वाली। और नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, मैंने आपको भी बताया। तो इसलिए ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इनको भी पता है कि हमारे जो स्टेबिलिटी में अड़ंगा डाल रहा है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को फटाफट निकालने की कोशिश करती है। तो अपने जैसा बंदा कोई भी जाएगा ना, तो मैं उसको कहूंगा, मैं कहूंगा यार सारे ना मुझे 100 के में इलेक्ट्रॉन दे रही है, यार मुझे 20 के इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि उसको ये होगा कि मैं एनर्जी गेन करूंगा, इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो हर एक एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहना चाहता है, दैट्स व्हाई ये यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? सेम विद द सोडियम। सोडियम के पास वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नियॉन नोबल गैस है, स्टेबल है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। ये हमारा पहला पॉइंट था। फिर दूसरों से कंपैरिजन कर लिया, अब खुद से कंपैरिजन करना है। खुद से कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप वाइज स्प्रेड, जो हमारा ग्रुप है, on moving top to bottom within a group, ionization enthalpy decreases because size increases, effective nuclear charge decreases. जो पहली बात बोली है वो कंफ्यूजन है कि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन के दो रीजंस हैं, वो क्या है? साइज इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, तो इन सब में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी? लिथियम। लिथियम से सोडियम डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया है।
फिर सोडियम से कम आएगी पोटेशियम की, पोटेशियम से कम आएगी रुबिडियम की, और रुबिडियम से कम आएगी सीजियम की। यानी कि इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी? सीजियम की आएगी। दैट्स व्हाई सीजियम जो होता है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने 118 एलिमेंट्स को सामने बिठा लिया, मैंने बोला बताओ कौन देगा तुम्हें से इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? सीजियम। कहता 2-3 रुपए मिलेगा, मतलब एनर्जी ना के बराबर एब्सॉर्ब करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आ गया? एक फैक्टर समझ में आ गया सर, साइज इंक्रीज हो रहा है। इस फैक्टर का इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में क्या रोल है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन देनी होती है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन खुद के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है फिर वो एटम को छोड़ के क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमने ये बोला साइज इंक्रीज होने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं दे पा रहा, तो वो घर से खुश नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहता है घर में रह रहा हूँ, एटम में रह रहा हूँ, और फायदा क्या जब खुद के घर वाले जो है वो अट्रैक्शन दे रहे, मुझे खुद का न्यूक्लियस अट्रैक्शन दे रहा। फिर जब कोई बंदा डीमोरलाइज होता है फिर काम करने वाले भूल होती है, फिर अपने को अपना फायदा देखना है, अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बस वो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फिर तो ऐसे घर में रह क्यों रहे, निकल यहाँ से। तो कहता मैं तो निकल जाऊँ, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले। आप कहते थोड़े बहुत पैसे हम देते हैं, पैसे का मतलब एनर्जी, तो हम उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, उसका घर से अट्रैक्शन तो है नहीं, तो वो क्या करता है वहां से चला जाता है इस उम्मीद में कि आप उसको जहां पे लेके जाएंगे वहां पे उससे ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। उम्मीद में, मिले ना मिले वो बात की बात है, हमारा काम था निकालना, वो निकलवा बातों में लगा के उसको। जैसे आप बोल देते हैं ना किसी को, आप बोलते हैं क्यों घर पे रह रहे हैं, मम्मी पापा की डांट खाता, घर से बाहर निकल जा, फ्री हो जाएगा तो कुछ मर्जी कर सकता तो कामयाब हो जाएगा। अब ऐसे कैसे कामयाब हो जाएगा? पापा ने बोल दिया, होगा या नहीं होगा वो है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगी इसी बात सुन के। ये थी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेगुलर ट्रेंड है। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि अपने को ग्रुप वाइज देखना, पीरियड वाइज ही पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ग्रुप वाइज। तो ना पहली प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन थी, नहीं दूसरी प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन है। इन दोनों प्रॉपर्टीज में से अगर कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज यस सर लिखो। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाती है हमारे पास हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में फिर ओएस लिखता हूँ, वो आपको नोट्स पर पता लग गया होगा, बहुत बार लिखा मैंने। तो ग्रुप 1 वालों की बात कर रही है, इस प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ना 8th चैप्टर में ग्रुप पढ़ा था, ऑल ग्रुप 1 मेटल्स शो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। जो हमारे एल्काइल मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स है, और कई बार इनको देख के आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाजा लगाते हैं। हाइड्रोजन की वैसे तो +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पर हाइड्रोजन जो होता है ना वो एलिमेंट टू एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है, वो -1 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। तो मेटल्स के साथ वो हमेशा -1 करता है। मुझे कैसे पता? जैसे मैंने मेटल के साथ हाइड्राइड बना लिया,
अब कंफर्म है ये एस ब्लॉक की मेटल है, एल्केली मेटल है, मिटा दिया मैंने सब। ये एस ब्लॉक की मेटल है, एल्केली मेटल है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है प्लस। तो ये किसी भी हाल में एक से ज्यादा लूज नहीं करेगा और किसी भी हाल में ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, दैट इज प्लस। तो अगर इसकी +1 है, इसने लूज किया तो इसने क्या किया होगा, तो अंडरस्टूड हो गया ना। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेट प्रेडिक्ट नहीं की, मैंने इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की स्टेट प्रेडिक्ट की। समझ रहे हो ना। तो मतलब आपको कुछ एक एलिमेंट्स के बारे में ऐसे रूल्स पता होने चाहिए जिनके बारे में आप 100% श्योर, मतलब जैसे मैं सोडियम के बारे में 100% श्योर हूँ, कुछ भी हो जाए, अंधेरी आ जाए, सुनामी आ जाए, बिजली गिर जाए, +1 के अलावा कुछ नहीं शो करेगा। वैसे मैं ग्रुप 2 वालों के लिए भी श्योर, जो ग्रुप 2 वाले होंगे उनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +2 हमेशा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो कभी भी +1 शो नहीं करेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 फिक्स होती है। अब ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इस कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैसे दी मैंने ये बोला +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, नोबल गैस वाली। तो जब ये नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में आई गई, फिर ये क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि हम स्टेबल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। अब इसमें ना दो मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, सुनो एक बार। मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1 एंड इट इज फिक्स क्यों है, बिकॉज ऑन लूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन its cationic form acquire stable noble gas configuration. Stable noble gas configuration. एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ये क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। फिर वहां पे वो डॉन वाला डायलॉग याद आ जाता है, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है ना। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अब इसमें दो बातें हैं, वो दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे तो पुराने वाली डॉन याद नहीं है जिसका रीमेक था, मुझे तो शाहरुख खान वाली याद है। तो शाहरुख खान वाली जो थी वो नई मूवी थी, उसने बोला था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगर किसी ने वो फिल्म देखी हो ना तो डॉन लास्ट में पकड़ा जाता है। तो वहां पे दो पर्सपेक्टिव है, एक तो डॉन का पर्सपेक्टिव है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन पुलिस का पर्सपेक्टिव क्या था, भाई मेहनत लगेगी पूरी, अब जो इतनी मेहनत कर लेगा उसके लिए तो नहीं है नामुमकिन, लेकिन जो मेहनत ही नहीं करेगा उसके लिए नामुमकिन है। तो यही से अपने पास ये वाला कंसेप्ट है। डॉन वाली बात शायद आपको ये चीज समझ में ना आई हो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो मैं मार्केट में गया, अभी कल जाऊंगा वैसे, पर मैं कल वाली बात आपको आज ही बता रहा हूँ। तो मैं मार्केट में गया शूज लेने के लिए, तो मैंने शूज पसंद किए, शूज मैंने पसंद कर लिए नाइकी के, ठीक है ना। नाइकी के शूज मैंने पसंद किए, मैंने देखा बड़ा टॉप का मॉडल है, चमक रहा है दूर से ही। मैंने बोला कितने के, कहता 25,000 के। मैंने बोला यार नहीं देना, सीधा ही बोल दे, तूने बेचने नहीं है तो सीधा बोल दे। मैं बाहर आ गया, 25,000 में थोड़ी होते हैं, लगना तो उनमें गोबर ही होता है। तो मैं तो बाहर आ गया, मैंने कहा मैं तो नहीं खरीदूंगा। अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, भाई इतने खरीदना तो नामुमकिन है, मैं इतने पैसे लगाऊंगा नहीं जूतों में। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो दुकान वाले आपस में बातें करते हैं ना, जो कस्टमर अच्छा हो तो मतलब उसकी प्रेज करते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं कहते हैं 25 में तो नहीं लेंगे, वो चले जाते उनको गले निकालते हैं। तो दुकान वाले का पर्सपेक्टिव क्या था, जेब में 500 रुपए हैं और 25,000 के शूज लेके आ गए। मतलब उसने क्या बोला कि वो चाहे तो खरीद सकता था और उसके पास पैसे ही नहीं। ये दो पर्सपेक्टिव। हम ये बोलते हैं सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसके बाद वो फुली फील्ड स्टेबल हो जाता है। फुली फील्ड स्टेबल एटम इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। सोडियम ने ऐसा कभी नहीं बोला। सोडियम पता क्या बोलेगा, कहेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने स्टेबल होना था।
तो वो वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यूज कर दिया 50 किलो जूल एनर्जी लेके। अब मैं हो गया हूँ स्टेबल। अगर आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 2000 किलो जूल। तो आप क्या बोलते हैं, पहले तरह से चीज 50 में ली है, अब वही चीज मैं 2000 में लूंगा, तूने बेचनी नहीं, सीधा बोल दें। तो आप क्या कहते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन सोडियम क्या बोलेगा, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं तो देने को तैयार हूं। तो यहाँ पे ये थिंकिंग है, जो चीज आपको 50 में मिल रही है आप दूसरी शॉप में जाकर उसको 2000 में नहीं लोगे। आप ये कहोगे कि जो 50 में दे रहे हैं वो अपनी चीज को बेचना चाहते हैं, जो 2000 में दे रहे हैं वो नहीं बेचना चाहता। तो इसलिए आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन देता नहीं है सोडियम। सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन कितनी एनर्जी पे देगा, 2000 पे। वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो हम बोल देते हैं हम इकट्ठे खरीद नहीं सकते, देता ही नहीं। समझ गए? तो ऐसा नहीं है, सोडियम पे चाहे 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सोडियम दे देगा। और एनर्जी की डिमांड इतनी हो जाती है कि हम इकोनॉमिकली उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम क्या कहेंगे, देता ही नहीं। अन्य लैंग्वेज चेंज कर। तो ये थी हमारे पास हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। बाकी की प्रॉपर्टीज पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।